जय हिंद। एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले वाले सेशन में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ लिया था। बंगाल का पार्टीशन किया गया और इसी के अगेंस्ट में हमारे लीडर्स ने लॉन्च किया था स्वदेशी मूवमेंट को। और ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इनिशियल फेज में इसकी लीडरशिप एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के हाथ में थी और इसी के बारे में आज अपने को पढ़ना है कि ये स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंडर किस तरीके से ग्रो करता है, किस तरीके से आगे बढ़ता है। बेसिक कहानी अपने को पता है कि बंगाल का पार्टीशन किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को और 1907 में कांग्रेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था और ये सेशन हुआ था सूरत में, जिसे पॉपुलरली बुलाया जाता है सूरत स्प्लिट। इस सूरत सेशन में मॉडरेट्स ने एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था और कांग्रेस का कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया था। बट 1905 से लेकर 1907 के बीच में जितना भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इस स्वदेशी मूवमेंट की लीडरशिप किसके हाथ में थी? एक्सट्रीमिस्ट के हाथ में थी। और यही अपने को पढ़ना है आज कि इस फेज के दौरान एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ने क्या कामकाज किया, क्या स्टेप्स लिए इस स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वही बेसिक बातचीत कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया और इस पार्टीशन के अगेंस्ट में हमारे लीडर्स ने स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट के इनिशियल फेज में एक नई लीडरशिप इमर्ज हुई और इन लीडर्स को बुलाया जाता है एक्सट्रीमिस्ट, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के इनिशियल फेज में डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसका था? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का था। अब एक सवाल ये आता है कि कल तक जो लीडरशिप मॉडरेट लीडर्स के हाथ में थी वो 1905 आते ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के हाथ में कैसे चली गई? और उसके पीछे 3 रीजंस थे। कौन से 3 रीजंस? एक था कि ये जितने भी मॉडरेट लीडर्स थे ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने में फेल हो गए। मॉडरेट लीडर्स जो कि पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, ये डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो गए। एक्चुअल में सरकार ने मॉडरेट लीडर्स की किसी भी इंपॉर्टेंट डिमांड को नहीं माना था और इस बैकड्रॉप में लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई एक नई लीडरशिप आएगी, ऐसी लीडरशिप जो कि एक्चुअल में इस सरकार को झुकाएगी। तो पहला रीज़न क्या था कि मॉडरेट्स जो हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो गए थे। दूसरा, डिविसिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत लोगों को बांट रही थी। इनफैक्ट जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था उसमें भी लोगों को रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेसिस पर डिवाइड किया जा रहा था और जब लोगों को बांटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, उनकी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की जाएगी तो लोगों में गुस्सा आएगा और इसी गुस्से के चलते लोग एक नई लीडरशिप की तरफ देख रहे थे। ऐसी लीडरशिप जो कि एक्चुअल में इस सरकार को मजबूर करेगी रिफॉर्म्स करने के लिए। और तीसरा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जैसे ही एंटी पार्टीशन कैंपेन की शुरुआत हुई, जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, तो सरकार ने बड़ा अग्रेसिवली, बड़ा ब्रूटली इस मूवमेंट को, लोगों को सप्रेस करने की शुरुआत करी, दबाने की शुरुआत करी। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके अगेंस्ट में सरकार ने एट्रोसिटीज़ की, उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। वंदे मातरम जो कि थीम सॉन्ग बन गया था स्वदेशी मूवमेंट का, इसके पब्लिक सिंगिंग को बैन कर दिया सरकार ने। पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी सरकार ने। पब्लिक मीटिंग्स जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होती हैं मास मोबिलाइजेशन का, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जाता है, लोगों के बीच में एक ओपिनियन डेवलप किया जाता है। इन पब्लिक मीटिंग्स के ऊपर सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। जितने भी स्वदेशी वर्कर्स थे उनको सरकार ने प्रोसिक्यूट करने की शुरुआत करी, उनको जेल में डालने की शुरुआत करी। इस मूवमेंट के दौरान लोगों और पुलिस के बीच में क्लैशेस देखने को मिले। जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनको सरकार ने अरेस्ट करने की शुरुआत करी, उनको डिपोर्ट करने की शुरुआत करी और फ्रीडम ऑफ प्रेस को सप्रेस करने के लिए सरकार ने वेरियस स्टेप्स लिए। मतलब सरकार लोगों को डिवाइड भी कर रही है, सरकार किसी इंपॉर्टेंट डिमांड को मान भी नहीं रही है और सरकार लोगों को और लोगों के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बड़ा ब्रूटली स्टेप्स ले रही है, बड़ा अग्रेसिवली स्टेप्स ले रही है, मार रही है, पीट रही है, जेल में डाल रही है। और जब सरकार इतनी अग्रेसिव हो जाएगी तो लोग मॉडरेट्स की तरफ देखेंगे क्या, जो अभी भी प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा में बिलीव करते हैं, या फिर लोग ऐसी लीडरशिप की तरफ देखेंगे जो कि अग्रेसिव है, जो कि लड़ने को तैयार है, जो कि सरकार को झुकाने के लिए तैयार है। और वो लीडरशिप उनको मिली एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के फॉर्म में। तो ये 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से इमरजेंस होता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स का।
और ये जो एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम है इसकी एक्चुअल में शुरुआत कब से हुई? फाउंडेशन तो बहुत पहले से रखी जा रही थी, लेकिन शुरुआत हुई कैलकाटा सेशन से। कांग्रेस का सेशन हुआ कैलकाटा में, कब हुआ? 1906 में। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में अपन ने। और इस कैलकाटा सेशन में स्वराज को एज अ गोल अडॉप्ट किया गया। ये बोला गया कि हमारा एम है, हमारा गोल है स्वराज, हमारा गोल है सेल्फ गवर्नमेंट। और स्वराज जो कि बेहद करीब था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के, मतलब एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत हो गई है। एक तो स्वराज को एज अ गोल एक्सेप्ट कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में। दूसरी तरफ ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, इन्होंने बॉयकॉट का कॉल दिया। इन्होंने लोगों को बोला कि हम सरकार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बॉयकॉट करेंगे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, कोर्ट्स को, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को। जो भी चीज़ें सरकार से रिलेटेड हैं उन सब को बॉयकॉट करने का कॉल दिया गया। इनफैक्ट अरविंदो घोष ने ये कहा कि ये जो बॉयकॉट कर रहे हैं हम, इसके पीछे पर्पस क्या है? इसके पीछे पर्पस ये है कि हमें सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम इम्पॉसिबल बना देना है, इतना मजबूर कर देना है सरकार को कि सरकार को हमारे सामने झुकना पड़े। भाई ये जो कोर्ट है ये किसके लिए? लोगों के लिए। लोग नहीं आएंगे तो क्या करोगे कोर्ट खोल के? ये जो काउंसिल है ये किसके लिए? लोगों के लिए है। जब लोग नहीं आएंगे तो क्या करोगे काउंसिल खोल के? ये जितने भी सरकार फॉरेन गुड्स लेकर आ रही है, किसके लिए लेकर आ रही है? लोगों के लिए। लोग अगर उन्हीं को बॉयकॉट कर देंगे, सरकार को ही बॉयकॉट कर देंगे, तो सरकार एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर करेगी? और एक्सट्रीमिस्ट फेज के जितने भी लीडर्स थे उनका आइडिया ये था कि इवेंचुअली सरकार मजबूर हो जाएगी, और इतना मजबूर हो जाएगी कि हमारी डिमांड्स को सुनेगी, हमारी बात को मानेगी। ये जो एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स हैं ये मासेस को इन्वॉल्व करने की शुरुआत करते हैं और एक स्लोगन देते हैं कि हमें इस फॉरेन रूल से छुटकारा चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। इनफैक्ट एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ने सेल्फ सेक्रीफाइस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने बोला कि चाहे जो हो, चाहे फांसी चढ़ना पड़े, चाहे लड़ना पड़े, हम लड़ेंगे, लेकिन हमारा गोल है स्वराज, हमारा गोल है इंडिपेंडेंस। मतलब एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिल रहा है। मॉडरेट्स जो कि प्रेयर, पेटिशन, प्रोपेगेंडा में बिलीव कर रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट अब सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम आंख में आंख डाल के लड़ाई लड़ेंगे, हम सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें अपनी बात मनवानी है। मॉडरेट्स जो कि मासेस से दूर रहते थे, उन मासेस को एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स जो हैं वो इंक्लूड कर रहे हैं। एक नए दौर की, एक नए एरा की शुरुआत हो गई है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, अपने फ्रेंड्स को, जो भी इसको देखने में इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि 1905 के बाद से एक नई लीडरशिप इमर्ज होती है जिनको अपन बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। और क्यों इमर्ज होती है ये? बिकॉज एक तो मॉडरेट्स जो हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करने में फेल हो गए, दूसरा सरकार डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, और तीसरा सरकार लोगों को और लोगों के मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए बेहद अग्रेसिव है, बेहद ब्रूचली सप्रेस कर रही है। तो लोगों में गुस्सा है और लोग एक नई लीडरशिप की तरफ देख रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम की शुरुआत हुई कैलकाटा सेशन से 1906 में, जब इस कैलकाटा सेशन में स्वराज को एज अ गोल अडॉप्ट कर लिया गया। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने बॉयकॉट का कॉल दिया। उन्होंने बोला कि हमें हर चीज़ को बॉयकॉट करना है, और इस बॉयकॉट का पर्पस क्या है कि सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर देना है, सरकार को इतना मजबूर कर देना है कि सरकार हमारे सामने झुके और हमारी डिमांड्स को माने। एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स जो हैं वो मासेस को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं सेल्फ सेक्रीफाइस को, कि लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार रहो। अब अपन देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से स्ट्रगल चला। इस एक्सट्रीमिस्ट फेज में नए नए फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल्स देखने को मिले। क्या क्या किया एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ने? पहला तो बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। सरकार से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको बॉयकॉट करना है। जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना है, फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट करना है, फॉरेन मेड सॉल्ट और शुगर को बॉयकॉट करना है। इनफैक्ट ऐसी शादियां जहां पे फॉरेन गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है उनको भी बॉयकॉट किया गया। वॉशरमैन्स ने फॉरेन क्लोथ्स को धोने से ही मना कर दिया कि अगर कोई खरीद भी लेगा तो हम धोएंगे नहीं।
मतलब पूरी तरीके से सरकार और सरकार से रिलेटेड जितने भी फॉरेन चीज़ें हैं उन सबको बॉयकॉट किया जा रहा है। और पर्पस क्या है कि सरकार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पॉसिबल कर देना है, सरकार को इतना मजबूर कर देना है कि सरकार हमारे सामने झुके। दूसरा, पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की गई। पब्लिक मीटिंग्स जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मास मोबिलाइजेशन का। पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू लोगों को यूनाइट किया जाता है। पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू लोगों के बीच में एक यूनिटी डेवलप की जाती है, नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप किया जाता है, लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप किया जा सकता था। तो इन पब्लिक मीटिंग्स को बहुत फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स ने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कॉर्प्स ऑफ वॉलेंटियर्स या फिर सिंपली समितिज को फॉर्म किया गया। समितिज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल। और एक बड़ी फेमस समिति बनाई, किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई। समिति का नाम क्या था? स्वदेश बंधव समिति। और इस समिति का काम क्या था? ये जितनी भी समितिज बनी इस दौरान, इनका काम क्या था? ये गांव-गांव जाती थी, लोगों को बताती थी कि हमें ऑप्रेस किया जा रहा है, लोगों को यूनाइट करती थी, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग को ग्रो करने के लिए काम करती थी, लोगों को इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करती थी, पॉलिटिकली एजुकेट करती थी। तो ये जो समितिज़ हैं ये मास मोबिलाइजेशन के लिए काम कर रही थी। बड़ी पॉपुलर समिति स्वदेश बंधव समिति किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्ता। ऐसी ही एक और समिति बनी जिसका नाम था स्वदेशी संगम। ये स्वदेशी संगम कहाँ बनाई गई? तमिलनाडु में बनाई गई। किसने बनाई? वीओ चिदम्बरम पिल्लई और सुब्रमण्यम सेवा ने। एक तो स्वदेश बंधव समिति किसने बनाई? अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाई। दूसरी स्वदेशी संगम कहाँ बनी? तमिलनाडु में। किसने बनाई? वीओ चिदम्बरम और सुब्रमण्यम सेवा ने बनाई। और ये जितनी भी समितिज थी इनका काम क्या था? मासेस के बीच में पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को जनरेट करना। जैसे ये समितिज के जितने भी लोग थे ये मैजिक लैंटर्न लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज करते थे। एक तरीके से लोगों को एनलाइटन करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लेक्चर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता था। स्वदेशी सॉन्ग्स को पॉपुलराइज किया गया। आज की डेट में भी गाने आपके अंदर एक इमोशन जनरेट करते हैं। जैसे जब भी हम सुनते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो एक नेशनलिज्म वाली फीलिंग जनरेट होती है। उस दौरान स्वदेशी सॉन्ग्स को पॉपुलराइज किया गया। जितने भी मेंबर्स हुआ करते थे उनको फिजिकल और मॉरल ट्रेनिंग दी गई, तैयार किया गया एक लंबी लड़ाई के लिए। ये जितने भी लोग होते थे समितिज के, ये फेमाइंस के दौरान, एपिडेमिक्स के दौरान लोगों के लिए काम करते थे, उनकी हेल्प करते थे। उस दौरान जब सरकार लोगों की हेल्प नहीं करती थी तब ये समितिज के लोग जाते थे और लोगों की हेल्प करते थे। इन्होंने अपने स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। भाई जब आप गवर्नमेंट के स्कूल्स को बॉयकॉट करोगे तो कहीं तो अपने बच्चों को पढ़ाओगे। तो इन समितिज ने छोटे छोटे लेवल पे स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। हमारी जो स्वदेशी क्राफ्ट है, हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको पॉपुलराइज किया गया, उनके लिए लोगों को ट्रेन किया गया, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया। मतलब एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट होने की शुरुआत कर रहे हैं हम इन समितिज के थ्रू। ये समितिज जो हैं वो लोगों को तैयार कर रही हैं कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम अंग्रेजों को बाहर निकाल के भी अपने कामकाज को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट फेस्टिवल्स का और मेलास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा लोगों को यूनाइट करने में। जैसे बाल गंगाधर तिलक साहब ने महाराष्ट्र वाले रीजन में 2 नए फेस्टिवल्स की शुरुआत करी। एक गणपति फेस्टिवल की शुरुआत करी 1893 में और दूसरा शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी 1895 में। और फेस्टिवल्स की इंपॉर्टेंस है, लोग यूनाइट होते हैं, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लोगों के बीच में एक कॉमन फीलिंग डेवलप होती है, यूनिटी वाली फीलिंग डेवलप होती है। लेकिन इसका एक अदर साइड भी है कि अननोइंगली इन फेस्टिवल्स की वजह से हल्का सा कम्युनलिज्म भी प्रमोट हुआ है। भाई गणपति का फेस्टिवल है, उससे हो सकता है कि मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा सा दूर रहे, बट ओवरऑल अगर देखोगे तो मोटिव बढ़िया था, आइडिया सही था कि लोगों को यूनाइट करना है, तो क्यों ना फेस्टिवल्स को यूज़ किया जाए, क्यों ना मेलास को यूज़ किया जाए। जैसे बंगाल में जो फोक थिएटर हुआ करता था, उस फोक थिएटर के थ्रू लोगों को मैसेज देने की शुरुआत की गई, लोगों को यूनाइट करने की शुरुआत की गई। आज भी मूवीज़ हमें मैसेज देती हैं, बहुत सारी मूवीज़ इसीलिए बनाई जाती हैं। तो पुराने टाइम में बंगाल में फोक थिएटर को यूज़ किया गया लोगों को नेशनलिज्म का मैसेज देने के लिए, लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप करने के लिए। सेल्फ रिलायंस को इंपॉर्टेंस दी गई, आत्मशक्ति को इंपॉर्टेंस दी गई।
लोगों को बताया गया कि हम फॉरेन रूल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम केपेबल हैं, हम समृद्ध हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से अपने देश को गवर्न कर सकते हैं। लोगों के बीच में नेशनल डिग्निटी वाली फीलिंग को पॉपुलराइज किया गया, ऑनर को, कॉन्फिडेंस को बढ़ाया गया। इनफैक्ट विलेजेस के इकोनॉमिक रीजनरेशन के लिए, सोशल रीजनरेशन के लिए कामकाज करने की शुरुआत की गई और हमारे सोसाइटी में जितने भी इल्स थे उनको दूर करने के लिए भी काम किया गया, कैंपेन्स किए गए। जैसे कास्ट ऑपरेशन के अगेंस्ट में कैंपेन्स किए गए, अर्ली मैरिज के अगेंस्ट में कैंपेन्स किए गए, डाउरी सिस्टम को डिस्करेज किया गया, एल्कोहल के कंजम्पशन के अगेंस्ट में कामकाज किया गया। लोगों के बीच में एक सेल्फ बिलीफ, लोगों के बीच में एक आत्मशक्ति, लोगों के बीच में एक सेल्फ रिलायंस, लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए वेरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं। फिर अब आपने गवर्नमेंट स्कूल्स को तो बंद कर दिया, आपने ये बोल दिया कि हम गवर्नमेंट कॉलेज को बॉयकॉट कर रहे हैं, बट कहीं तो बच्चे पढ़ेंगे। तो इस बैकड्रॉप में स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम किया गया। हो क्या रहा था कि ये स्टूडेंट्स जो हैं वो स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जैसे ही स्टूडेंट्स ने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करी, सरकार ने इनको डिस्करेज करने के लिए स्कॉलरशिप्स जो दी जा रही थी उनको बंद कर दिया, ग्रांट्स जो दी जा रही थी उनको बंद कर दिया, स्कूल्स को, कॉलेजेस को जो एफिलिएशन देती थी सरकार उसको ख़त्म करने की शुरुआत कर दी। और जब ऐसा हुआ तो स्टूडेंट्स में और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरी तरीके से ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट करने की शुरुआत कर दी। और इस बैकड्रॉप में शुरुआत हुई नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फाउंडेशन की। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया, जैसे राजा सुबोध मुलिक, इन्होंने 1 लाख रुपए दिए बंगाल में नेशनल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया ऑन अगस्त 15, 1906। बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया गया। ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है, इसके पहले प्रिंसिपल बने अरविंदो घोष, इसके पहले प्रेसिडेंट बने रास बिहारी घोष। और ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है ये इंस्पायर्ड था बाय टैगोर्स स्कूल, जिसको कि सेटअप किया गया था 1901 में। ये जो टैगोर का स्कूल है ये कहाँ पे था? शांति निकेतन में था। बंगाल में, बिहार में और बहुत सारे नेशनल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया गया। इनफैक्ट सतीश चंद्र मुखर्जी, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनका एक न्यूज़पेपर था डॉन। तो एक चीज़ तो ये याद रखो कि डॉन किसका न्यूज़पेपर था? सतीश चंद्र मुखर्जी का था। ये डॉन जो है वो 1897 में शुरू किया गया था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के दौरान स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज करने के लिए, लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को स्वदेशी मूवमेंट में शामिल करने के लिए इस डॉन ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, सतीश चंद्र मुखर्जी ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इनकी एक सोसाइटी थी डॉन सोसाइटी, जिसको सेटअप किया गया था 1902 में। इस डॉन सोसाइटी ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए, सेल्फ हेल्प के मैसेज को प्रमोट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। स्वदेशी मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। इन्होंने 1895 में, सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1895 में भगवत चतुष्पति को स्टैब्लिश किया। एक तरीके से स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहे थे ये। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, जिसको सेटअप किया गया था 15 अगस्त 1906 को, इस नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को स्टैब्लिश करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सतीश चंद्र मुखर्जी ने। अरविंदो घोष के एक एसोसिएट थे जिनका नाम था सखाराम गणेश। इन्होंने 1904 में पब्लिश किया देशर कत्था को। किसको पब्लिश किया? देशर कत्था। और इस देशर कत्था के थ्रू स्वदेशी एक्टिविटीज़ को पॉपुलराइज किया गया। देखो एक बार फिर से, बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली हैं। देखो शुरू में तो बहुत सिंपल है, ये अपने को पता है। फिर वेरियस स्टेप्स लिए गए, जैसे फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, सरकार के जितने भी गुड्स हैं, सरकार के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बॉयकॉट किया गया। पब्लिक मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए, मास मोबिलाइजेशन के लिए। इंपॉर्टेंट है, समितिज़ को फॉर्म किया गया। और समितिज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट समिति है वो कौन सी है? स्वदेश बंधव समिति। किसने फॉर्म करी? अश्विनी कुमार दत्ता ने। फिर एक दूसरी समिति फॉर्म हुई जिसका नाम क्या था? स्वदेशी संगम। कहाँ पे फॉर्म हुई? तमिलनाडु में फॉर्म हुई। इन समितिज़ के थ्रू लोगों के बीच में एक मैसेज स्प्रेड किया गया यूनिटी का। लोगों को पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए तैयार किया गया, लोगों को एनलाइटन किया गया, लोगों को बताया गया कि आपको ऑप्रेस किया जा रहा है। लोगों के बीच में एक मैसेज स्प्रेड किया गया कि हमें फॉरेन रूल को निकालना है और स्वराज लेकर आना है, इंडिपेंडेंस लेकर आना है। और ये समितिज़ सोशल वर्क्स करती थी, ये समितिज़ स्कूल्स को ऑर्गेनाइज करती थी। तो इन समितिज़ ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
फिर इसके अलावा फेस्टिवल्स का यूज़ किया गया, मेलास का यूज़ किया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए। जैसे तिलक साहब ने गणपति फेस्टिवल की शुरुआत करी 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल की शुरुआत करी 1895 में। बंगाल में फोक थिएटर को यूज़ किया गया लोगों को यूनाइट करने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए। आत्मशक्ति पे फोकस किया गया, आत्मशक्ति के थ्रू लोगों को ये बताया गया कि हम केपेबल हैं, हम सेल्फ रिलायंट हैं, हमें ज़रूरत नहीं है किसी फॉरेन रूल की। और जब गवर्नमेंट स्कूल्स को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को बॉयकॉट करने का कॉल दिया गया तो ऑटोमेटिकली नीड फील हुई स्वदेशी या नेशनल एजुकेशन की। और इस बैकड्रॉप में बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया गया, जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया अगस्त 15, 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को कब सेटअप किया गया? अगस्त 15, 1906 को। बंगाल में बंगाल नेशनल कॉलेज और बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को सेटअप किया गया। इस बंगाल नेशनल कांग्रेस के पहले प्रिंसिपल कौन बने? अरविंदो घोष। और इस बंगाल नेशनल कॉलेज के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? रास बिहारी घोष। अभी अपन ने पढ़ लिया। ये जो बंगाल नेशनल कॉलेज है ये इंस्पायर्ड था टैगोर स्कूल से, जो कि शांति निकेतन में चलता था, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1901 में। इसके अलावा और बहुत सारे स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया बंगाल में, बिहार में। सतीश चंद्र मुखर्जी, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनका एक न्यूज़पेपर था डॉन, जो कि 1897 से पब्लिश हो रहा था। इस डॉन के थ्रू लोगों को यूनाइट किया गया, इस डॉन के थ्रू स्वदेशी मूवमेंट को पॉपुलराइज किया गया। इनकी एक सोसाइटी थी डॉन सोसाइटी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1902 में। इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने 1895 में भगवत चतुष्पति को लिखा, स्पिरिचुअल मैसेज को प्रमोट किया। अरविंदो घोष के एक एसोसिएट थे सखाराम गणेश, जिन्होंने 1904 में देशर कथा को पब्लिश किया। इस देशर कथा के थ्रू स्वदेशी एक्टिविटीज़ को पॉपुलराइज किया गया। इसके अलावा हम ये भी तो बोल रहे हैं कि हम सरकारी इंडस्ट्रीज़ में जाके काम नहीं करेंगे, तो फिर काम कहाँ करेंगे? तो इस बैकड्रॉप में स्वदेशी या फिर इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस को स्टैब्लिश करने की शुरुआत की गई। जैसे वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया तूतीकोरिन में। और इस स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी ने ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी को खूब चैलेंज किया। एक इंपॉर्टेंट चीज़, वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया। इसके अलावा टैगोर फैमिली के मेंबर्स ने मेलास को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। और इन मेलास को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का रीज़न क्या था? इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पॉपुलराइज करना है, उनका एग्जीबिशन करना है। स्वदेशी मूवमेंट है, हम अपने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को पॉपुलराइज करेंगे। उसके लिए टैगोर फैमिली के मेंबर्स ने मेलास को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी। इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने स्वदेशी भंडार को स्टैब्लिश किया 1897 में। जोगेश चंद्र चौधरी ने इंडियन स्टोर्स को स्टैब्लिश किया 1901 में। सरला देवी ने लक्ष्मीर भंडार को स्टैब्लिश किया 1903 में। बेहद इंपॉर्टेंट, बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया 1893 में। किसने स्टैब्लिश किया? प्रफुल्ल चंद्र रे ने स्टैब्लिश किया। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टैब्लिश किया तूतीकोरिन में, और दूसरा बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया 1893 में। किसने स्टैब्लिश किया? प्रफुल्ल चंद्र रे ने स्टैब्लिश किया। इसके अलावा कल्चर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया लोगों को यूनाइट करने में। इसी फेज के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने अमर सोनार बंगला लिखा, जो कि आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। उस दौरान ये अमर सोनार बंगला बेहद पॉपुलर हुआ। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती ने स्वदेशा गीतम को लिखा, और स्वदेशा गीतम के थ्रू एक तरीके से स्पिरिचुअल वेज में लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी सुब्रमण्यम भारती ने। पेंटिंग में अविनाश टैगोर ने हमारे अजंता केव के पेंटिंग्स, मुगल एरा के पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, उनसे इंस्पायर होके पेंटिंग्स को ड्रॉ करने की शुरुआत करी। नंदलाल बोस जो हैं, ये पहले ऐसे इंसान थे जिनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के थ्रू स्कॉलरशिप मिली। ये जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1907 में। तो कल्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। ऑल एंड ऑल वेरियस लीडर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया। बहुत सारे लोगों ने अपनी इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया। बहुत सारे लोगों ने कथा, कहानी, किस्से, गीत, गानों के थ्रू लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करी। लोगों ने समितिज़ को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी, और उसका नतीजा हुआ कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इसमें मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला।
स्टूडेंट्स ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जमींदार लोगों ने, लोअर मिडिल क्लास के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जगह जगह पे रेलवे स्ट्राइक्स को ऑर्गेनाइज किया गया। हालांकि इसको सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए सरकार ने ब्रूचुअली स्टेप्स लेने की शुरुआत करी। पुलिस ने रिप्रेसिव एटीट्यूड को अडॉप्ट किया। मुस्लिम्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन ज़्यादातर जो अपर और मिडिल क्लास के मुस्लिम्स थे वो इस स्वदेशी मूवमेंट से दूर रहे, और ये एक डीमेरिट या कमी कह सकते हैं अपन स्वदेशी मूवमेंट की। ये जो अपर और मिडिल क्लास के मुस्लिम्स हैं ये दूर रहे। क्यों रहे? बिकॉज इस अपर और मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ द मुस्लिम्स को लीड कर रहे थे ढाका के नवाब सलीमुल्लाह। और ये जो नवाब सलीमुल्लाह हैं, इन्होंने बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट किया था। बेसिकली इनका मानना था कि देखो सही है, ये जो ईस्ट बंगाल बनेगा इसमें मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, हमारी जो प्राइड मुगल्स के टाइम पे हुआ करती थी वो प्राइड हमें वापस लौटा रही है अंग्रेज सरकार, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे लोग जिनको नवाब सलीमुल्लाह लीड कर रहे थे, ऐसे मुस्लिम्स, उन मुस्लिम्स ने इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इवेंचुअली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को इस्टेब्लिश कर दिया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया? 31 दिसंबर 1906 को। कहाँ पे? ढाका में। और इसके फाउंडर्स कौन है? आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एंटी कांग्रेस फ्रंट। अंग्रेजों की मदद से आगा खान ने, मोहसिन उल मुल्क ने और नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में 31 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी। और ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये बंगाल के पार्टीशन को एक तरीके से फेवर कर रही थी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज एंटी कांग्रेस फ्रंट। तो मतलब ऑल एंड ऑल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, विमेंस ने पार्टिसिपेट किया, लोअर मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया, जमींदार ने पार्टिसिपेट किया, कुछ मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन मुस्लिम्स का जो लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन है वो मिसिंग था इस स्वदेशी मूवमेंट से। लेबर ने खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। जैसे सितंबर 1905 में बंगाली क्लर्क्स ने, जो कि बर्न कंपनी के लिए काम करते थे, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। जुलाई 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे के जो वर्कर्स हैं उन्होंने एक रेलवे मेंस यूनियन को फॉर्म कर लिया और अपने राइट्स की बातचीत की शुरुआत कर दी। तो मतलब हर तबके ने पार्टिसिपेट किया, अच्छे खासे लेवल पर पार्टिसिपेट किया। एक जो हल्की सी कमी रही वो रही कि मुस्लिम्स का लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन नहीं था, और उसके पीछे रीज़न क्या था? नवाब सलीमुल्लाह जो कि बंगाल के पार्टीशन को फेवर कर रहे थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, फैक्ट है ये, इसको याद रखना। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब इस्टेब्लिश किया गया? 31 दिसंबर 1906। कहाँ पे? ढाका में। किसने इस्टेब्लिश किया? आगा खान, मोहसिन उल मुल्क और नवाब सलीमुल्लाह। इन लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन रखी। और स्वदेशी मूवमेंट पहला ऐसा मूवमेंट है जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑल इंडिया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जिसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑल इंडिया एस्पेक्ट देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट एक पर्टिकुलर रीजन से बंगाल से बाहर निकल के पूरे कंट्री में स्प्रेड होने की शुरुआत करता है, और बंगाल के बाहर इसको पॉपुलराइज करने में बाल गंगाधर तिलक साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस स्वदेशी मूवमेंट ने हमारे नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में एक नए चैप्टर की शुरुआत करी। पहली बार ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में मासेस को ऑर्गेनाइज किया गया। पहली बार मास स्ट्रगल के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया गया। अब तक तो मॉडरेट्स प्रेयर्स, पेटिशंस, प्रोपेगेंडास के थ्रू सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन पहली बार इस स्वदेशी मूवमेंट में मासेस को इन्वॉल्व किया गया। मास स्ट्रगल के थ्रू ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया गया। और ये इतना बड़ा स्वदेशी मूवमेंट खड़ा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अल्टीमेटली सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने 1911 में दिल्ली दरबार को ऑर्गेनाइज किया, और इस 1911 के दिल्ली दरबार में सरकार ने अनाउंस किया कि ये जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था इसको हम रद्द कर रहे हैं, इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। बैकग्राउंड में रीज़न ये था कि ये वो दौर है जब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। लोग सेल्फ सेक्रीफाइस में बिलीव कर रहे थे, लोग गोली बंदूक के थ्रू लड़ने के लिए तैयार थे, लोग फांसी चढ़ने के लिए तैयार थे। और इस बैकड्रॉप में इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर्व करने के लिए, शांत करने के लिए सरकार ने बोला कि देखो आपको गुस्सा इसी बात का है ना कि हमने बंगाल का पार्टीशन किया, हम इस बंगाल के पार्टीशन को ख़त्म कर रहे हैं, अब जैसे पहले बंगाल हुआ करता था वैसा बंगाल होगा। ये अनाउंस कर दिया सरकार ने दिल्ली दरबार में 1911 में। लेकिन इससे मुस्लिम्स नाराज़ हो गए, बिकॉज नवाब सलीमुल्लाह की लीडरशिप में जितने भी अपर क्लास मुस्लिम्स थे, जितने भी इलिट मुस्लिम्स थे,
वो तो बंगाल के पार्टीशन से खुश थे। उनको तो ऐसा लग रहा था कि यार हमारा जो मुगल एरा वाला प्रेस्टीज है, हमारी जो मुगल एरा वाली यूनिटी है, वो वापस आ गई है, बिकॉज ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी है। तो मुस्लिम्स इससे नाराज हो गए। मुस्लिम्स को थोड़ा सा शांत करने के लिए जो कैपिटल है वो अंग्रेज सरकार ने कैलकाटा से शिफ्ट कर दी। कहाँ पे? दिल्ली में शिफ्ट कर दी। कहाँ पे शिफ्ट कर दी? दिल्ली। बिकॉज दिल्ली जो है वो मुगल एम्परर्स का गढ़ हुआ करता था, तो दिल्ली में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया। बट मुस्लिम्स इससे बहुत ज़्यादा प्लीज़ नहीं हुए। 2-3 चीज़ें और की गई इस दिल्ली दरबार में। 1911 में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और आसाम को एक सेपरेट प्रोविंस की तरीके से इस्टेब्लिश कर दिया गया। देखो बेसिक चीज़, दिल्ली दरबार 1911 में कंडक्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें एक तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया, दूसरा कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, और तीसरा बिहार और उड़ीसा को बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और आसाम को एक सेपरेट प्रोविंस की तरीके से स्टैब्लिश कर दिया गया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।